नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरी दिल्ली, क्योंकि एमसीडी का दंगल ऑन है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टियां वोटर्स को लुभाने की कोशिश में हैं। ऐसे में बीजेपी भी दिल्ली नगर निगम में चौका लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी ने दिल्ली के 30% पूर्वांचल वोटर्स को लुभाने के लिए कमर कस ली है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमसीडी में चौका लगाने की तैयारी में बीजेपी। दिल्ली के 30% पूर्वांचल वोटरों पर नजर। छठ पूजा समितियों से मिले जेपी नड्डा। पूर्वांचल समाज को जोड़ने की है कोशिश। दिल्ली में एमसीडी चुनाव इस बार दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो बीजेपी जहां चौका लगाने की तैयारी में है, वहीं आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव वाले नतीजों को नगर निगम में भी देखना चाहती है, जबकि कांग्रेस कमबैक के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। दिल्ली नगर निगम की इस लड़ाई में हर कोई बाजी मारने की जुगत में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरह बीजेपी भी समाज के हर समुदाय के हर वोटर तक पहुंचना चाहती है। इसी उद्देश्य से बीजेपी पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। बीजेपी पूर्वांचल वोटरों को लेकर काफी गंभीर है, तो सवाल उठता है कि पूर्वांचल वोटरों पर राजनीतिक दलों की नजर आखिर क्यों टिकी हुई है। दरअसल दिल्ली में पूर्वांचल वोटरों की संख्या लगभग 30% है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 16 सीटों पर इन पूर्वांचल वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है और ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस हिसाब से दिल्ली नगर निगम की लगभग 60 सीटों पर पूर्वांचल का वोटर हार जीत तय करने वाले हैं। बीजेपी का दावा है कि उसने पूर्वांचल समाज के 50 लोगों को उम्मीदवार भी बनाया है। ऐसे में दूसरे दलों के साथ ही बीजेपी की भी इन पर निगाह है। इसी कवायद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को दिल्ली की 500 छठ पूजा समितियों से पार्टी कार्यालय में बातचीत की और उन्हें बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने और वोट करने की अपील की। 1960 से लेकर 1980 तक 20 साल मेरा शैशव अवस्था पटना में गुजरा, और जब आप छठ की बात करते हो तो अब आगे चल करके हमारे लोग यमुना को साफ करेंगे, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला है छठ मनाने का गंगा के किनारे पूरे 20 साल। जेपी नड्डा की इस भावनात्मक अपील में जान फूंकने के लिए बीजेपी ने पार्टी के भोजपुरी सुपरस्टार सांसदों को भी इस काम में लगाने की योजना बनाई है। बीजेपी गायक और अभिनेता मनोज तिवारी, अभिनेता रवि किशन और गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ रोड शो और सभाओं की योजना बना रही है। पूर्वांचल वोटरों पर पैठ बढ़ाने की कवायद में बीजेपी ने हाल ही में आम आदमी पार्टी में भी सेंधमारी की है। पार्टी ने आपके पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संजय कुमार भगत को अपने साथ जोड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। संजय भगत के साथ उनकी पूरी टीम बीजेपी में शामिल हो गई। जाहिर है बीजेपी पूर्वांचल के वोटरों को अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन ये वोट किसके पाले में गिरेंगे, इसका खुलासा तो 7 दिसंबर को नतीजे के दिन ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जयपुर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री से डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मुलाकात की है। अनुराग ठाकुर की नई पहल, विभाग की बेकार पड़ी संपत्तियों से अरबों की कमाई की पहल, रेलवे की संपत्तियों की तरह पूरे देश में सर्वे होगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों की खाली पड़ी जमीनों का सर्वे के बाद इनकी नीलामी की बनेगी योजना। इसी प्रकार मौजूदा दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों के जरिए जारी निर्देश। अपने मौजूदा परिसरों में से 2 लाख स्क्वायर फीट जमीन छिड़वाने का प्लान। अकेले मुंबई में ही पेडर रोड पर 3 मंजिला है दूरदर्शन केंद्र। ऐसी दूसरी बड़ी संपत्तियों के भी कुछ हिस्से करवाए जाएंगे खाली और फिर उन्हें मेरिट पर किराए पर उठा देगी सरकार।
कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक 4 दिसंबर को, एआईसीसी में 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे बैठक। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। भारत जोड़ो यात्रा, संगठनात्मक मुद्दों पर बैठक, सीडब्ल्यूसी चुनाव और तारीख पर होना है फैसला। पूर्ण अधिवेशन की तारीख और जगह पर होनी है चर्चा। फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में पूर्ण अधिवेशन संभव। 2018 में आखिरी बार हुआ था पूर्ण अधिवेशन। उदयपुर संकल्प के फैसले लागू होने पर भी चर्चा संभव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे अध्यक्षता। असम के कार्बी आंगलोंग के लाहौरजान में भयंकर आग लगने की तस्वीरें सामने आई और इस भीषण आग में 100 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। अग्निकांड के चलते NH39 पर भीषण जाम लग गया, जिसके चलते कई गाड़ियां भी आग में जलकर राख हो गईं। जानकारी के मुताबिक आग को बुझाने के लिए मौके पर 8 गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। पटना दौरे पर आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव से मिले आदित्य ठाकरे। आदित्य के साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद। इस वक्त की ये बड़ी खबर आदित्य ठाकरे को लेकर, जो कि पटना दौरे पर हैं। आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं और आदित्य ठाकरे के साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी जो मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव से पहुंचे हैं। इस वक्त दोनों पटना दौरे पर हैं और उसी बीच में मुलाकात हुई है आदित्य ठाकरे की तेजस्वी यादव से। आइए आपको यह भी सुनवा देते हैं कि पटना पहुंचे आदित्य ठाकरे ने क्या कहा। कि आगे कैसे दोस्ती चलेगी। हम तेजस्वी जी के संपर्क में रहे हैं, काफी बार बातें हुई है, पहली बार मुलाकात हो रही है और यही देख रहे हैं कि 2 युवा हम हैं इस देश में। कोई लेबल ना दे, अच्छी दोस्ती बनी रहे बस। तो आदित्य ठाकरे के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा ने बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे तेजस्वी से भ्रष्टाचार के गुण सीखने के लिए आए हैं। आज बाला साहेब ठाकरे काफी दुखी हो। बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं। आदित्य ठाकरे आज पटना आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए अब और महागठबंधन को बल मिलेगा। देखिए, बाला साहब ठाकरे ने जिस उद्देश्य से शिवसेना का गठन किया था, वह मूल आत्मा की शिवसेना इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। और आदित्य ठाकरे अगर गुर सीखने के लिए आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी से, तो ये भ्रष्टाचार का गुर सीखने आ रहे हैं कि 33 वर्ष की उम्र में 33 से अधिक बड़ी संपत्तियों का मालिक तेजस्वी यादव जी कैसे बने। हम समझते हैं कि अगर इस देश में तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करके अगर गुर सीखने की बात कोई नेता अगर कर रहा है, तो उसका भविष्य कैसा होगा वो दिख रहा है। इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, इस पर किसी प्रकार की कोई वक्तव्य देने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य ठाकरे तेजस्वी जी से सिर्फ भ्रष्टाचार का गुर सीख सकते हैं और किसी प्रकार की उम्मीद उनसे अगर पाल कर बिहार आ रहे हैं, तो हमें इस पर थोड़ा सा माने आश्चर्य भी है और कष्ट भी है। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार ने आज सबसे बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज में अतीक अहमद पर दर्ज गैंगस्टर
एक्ट के तहत माफिया की 128 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, जिसमें गंगा पार के हवेलिया की संपत्ति और रिश्तेदारों के नाम की गई प्रॉपर्टी को शामिल किया गया है। राजस्व टीम ने इन संपत्तियों की जांच कर रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी थी। धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश मौर्य का कहना है कि अतीक अहमद की 1 अरब 28 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश डीएम के यहां से मिला था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर देश में प्रवर्तन निदेशालय सबसे ज्यादा सक्रिय है और पिछले 1 साल में ईडी ने कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों को अपने शिकंजे में लिया। नेताओं समेत अफसरों और कारोबारियों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले 1 साल में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल से पूछताछ की। खनन घोटाले में हेमंत सोरेन से 10 घंटे की पूछताछ की। क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में पूर्व सीएम फारूक के खिलाफ चार्जशीट दायर की। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो ही चुकी है और चीनी नागरिकों को वीजा देने के मामले में कीर्ति चिदम्बरम पर शिकंजा कसा है। वहीं पात्रा चौल घोटाले केस में संजय राउत को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग केस में ठाकरे सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की गिरफ्तारी हुई और जांच के शिकंजे में पी चिदम्बरम, पार्थ चटर्जी, अभिषेक बनर्जी, विनय मिश्रा, अनुव्रत मंडल, मल्ला रेड्डी भी शामिल है। इधर बेंगलुरु विस्फोट मामले में जांच तेज होने के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र आज उस जगह पर पहुंचे जहां ऑटो रिक्शे में विस्फोट हुआ था। इस दौरान राज्य के गृह मंत्री के साथ कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद मौजूद रहे। गृह मंत्री अरागा ने यहां पर विस्फोट मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली और गृह मंत्री ने यह बताया कि 22 नवंबर को हुए बेंगलुरु विस्फोट मामले में आरोपी शरीक लोगों को गुमराह करने के लिए हिंदू नाम का इस्तेमाल करता था। अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि शरीक घूमने के लिए एक हिंदू नाम, पहचान और साख का इस्तेमाल कर रहा था और इसीलिए कई लोगों को उसने मदद करने के लिए भी गुमराह किया है। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट के मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीक को लेकर बहुत अहम जानकारी भारत 24 के संवाददाता प्रमोद राघवन के हाथ लगी है। ये जानकारी शरीक और उसके हैंडलर्स के खतरनाक मंसूबों को साफ करती है। खुफिया एजेंसीज के लिए भी ये बेहद चौंकाने वाली जानकारी है। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट में कुछ और खुलासे हुए हैं। भारत 24 को कुछ ऐसे अहम जानकारियां हाथ लगी है जो बेहद चौंकाने वाली है। मोहम्मद शरीक जहां जहां रहा, जैसे मैसूर में रहा, तमिलनाडु में गया, केरल में भी गया। एक और जानकारी जुड़ी है कि केरल में भी गया। जहां जहां उसने किराए में का जो घर लेके रहा, वहां पर उसने अपने आप को हिंदू बताया। उसके पास 1 से ज्यादा आधार कार्ड जो कि फेक थे, सभी कार्ड हिंदू जाति से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े कार्ड थे, हिंदू नाम थे। सबसे बड़ी बात जो जानकारी निकल के आ रही है कि उसने अपने आप को एक सेक्युलर पर्सन दिखाने की कोशिश करी। हर जगह उसने हिंदू धर्मों में रुचि दिखाई, हिंदू जानकारियां इकट्ठी करी, हिंदू साथियों के साथ, जो उसके जो सर्कल में जो भी हिंदू लोग आते थे उनके साथ वो हिंदू स्थानों में जाता था। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चौंकाने वाली बात है। जानकारी वो एक धर्म के आधार पर एक हिंदू का चेहरा बनाकर इकट्ठा कर रहा था और ये जानकारी कर्नाटक पुलिस भी साबित बता चुकी है कि वो बेंगलुरु में गया था, कोयम्बतूर गया था, इसके अलावा तमिलनाडु की दूसरी जगह पे भी गया था। उसके सिम के रिकॉर्ड ये साफ बता रहे थे। लेकिन सबसे सनसनीखेज जानकारी है कि अपने आप को हिंदू बताकर अलग अलग जगहों पर रहकर, जहां भी किराए का घर लेता था वहां पर बताकर हिंदू धर्मों में रुचि लेना, हिंदू जगहों में रुचि लेना, हिंदू स्थानों की जानकारी हासिल करना, उनके साथ जाना, एक तरीके से ये रैकी का बहुत बड़ा हिस्सा था। ये निश्चित तौर पर कर्नाटक पुलिस के लिए और एनआईए के लिए भी बहुत बड़ा इनपुट भी है, जहां पर अब उनकी आगे के दूसरी मामलों में भी ये बहुत अहम जानकारी साबित हो सकती है। क्योंकि और इसी बीच में एक बड़ी खबर है, संजय राउत का केंद्र सरकार पर हमला। केंद्र महाराष्ट्र को बांटना चाहती है, ये कहना है संजय राउत का। महाराष्ट्र के 5 टुकड़े करना चाहती है केंद्र। शिंदे सरकार नहीं गिरी तो महाराष्ट्र के टुकड़े होंगे और ये साजिश केंद्र की है। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान होतोय, आपण पाहिलं असेल। राज्यपाल करतायत, भाजपचे प्रवक्ते करतायत, त्याच्यावर मुख्यमंत्री काही बोलायला तयार नाहीत।
उपमुख्यमंत्री समर्थन करतात. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बेळगावसह सीमाभाग राहिला बाजूला, किंबहुना कोल्हापूरच्या पुढे जाऊन त्यांनी सांगलीतल्या तालुक्यांवरती आता दावा सांगायला सुरुवात केलेली आहे. हे सरकार जर लवकरात लवकर घालवलं नाही तर मला असं वाटतं महाराष्ट्राचे 5 तुकडे केल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि त्यांचे राज्यातले हस्तक राहणार नाही. इधर दिल्ली के पालम इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा है. आरोपी युवक केशव ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी. आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता कन्हैया कुमार की रिपोर्ट. दिल्ली के पालम इलाके में राजनगर 2 इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना को आज यहां पर देखने को मिली है, जहां पर एक आरोपी ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों का गला काट करके हत्या कर दी है. बताया जा रहा है जो आरोपी केशव है वो नशे का आदी था और नशे के लिए वो पैसे मांगता रहता था घर से, जिसके बाद उसको पैसा नहीं मिला, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है. यहाँ पर हमारे साथ जो आरोपी हैं उनके चचेरे भाई हैं कुलदीप जी, क्या हुआ था घटना, किस तरीके से आवाज आई, क्या मतलब ये किस तरीके की मानसिकता का लड़का था? सर मैं 9:15 साढ़े 9 बजे करीब कल रात को अपनी शॉप से वापस आया. उसके 5-10 मिनट बाद ही मुझे अपनी बहन उर्वशी की चिल्लाने की आवाज़ आई, भैया बचाओ. मैं ऊपर भगा हूँ, गेट खटखटाया. 10-15 मिनट तक मेरे को किसी की आवाज़ नहीं आई. इतने में सारे किराएदार आ गए तो हम सब ने गेट खोलने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की. बट उसके बीच में उसके केशव की पीछे से आवाज़ आती है कि क्या कर रहे हो. मैं कहा मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई, गेट खोल. वो कह रहा है ये हमारा फैमिली मैटर है, तू जा. अगर फैमिली एक है, फैमिली मैटर भी एक है, तू गेट खोल. फैमिली मैटर मेरा अलग है, तू निकल. फिर मैं नीचे आता हूँ, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, बगल में ताऊजी रहते हैं उनको फ़ोन करता हूँ. तो जब पुलिस वाले आते हैं हम सब ऊपर जाते हैं और गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं. उसी के बीच में मेरे को एक धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती है. मैं नीचे भगता हूँ, नीचे भग के देखता हूँ कि केशु स्कूटी लेके भागने की कोशिश कर रहा होता है. तो उसको मैं पकड़ता हूँ और पुलिस के हवाले कर देता हूँ और जल्दी से भाग के, अगर आप देखेंगे कि गेट के ऊपर एक खिड़की है, उसमें उनके चाचा ने जाली लगा रखी है. तो वो जाली तोड़ के मैं अंदर घुसता हूँ, गेट खोलता हूँ और सबको अंदर लेता हूँ. अंदर जाके देखते हैं तो उसने सबकी हत्या की हुई है. रायपुर में भारत 24 के चीफ बिजनेस ऑफिसर और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू बोर्ड मनोज जिज्ञासी का सम्मान किया गया. श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और छठ महापर्व व्यास तालाब बीरगांव रायपुर के आयोजक वीरेंद्र सिंह तोमर ने मनोज जिज्ञासी का सम्मान किया. इस दौरान वीरेंद्र तोमर ने जनहित के मुद्दे उठाने के लिए भारत 24 की टीम को साधुवाद दिया. बड़ी खबर इस वक्त की, गुजरात में 75 लाख कैश बरामद हुआ है. सूरत में एक कार से 75 लाख कैश बरामद किया गया. चुनाव से पहले 75 लाख कैश की बरामदगी हुई है और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक व्यक्ति फरार है. गुजरात के मोरबी हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. एफएसएल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मोरबी में झूलते पुल के केबल में जंग लगी थी. प्लेटफॉर्म को कसने वाले पेंच टूटे हुए थे और जो बोल्ट केबल को पेच से जोड़ रहे थे वो ढीले थे. नगर पालिका ने मेंटेनेंस के लिए ओरेबा कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें ब्रिज के प्लेटफॉर्म के अलावा केबल, नट बोल्ट और पेंच की जांच शामिल थी. एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट मोरबी की स्थानीय संस्था को सौंप दी है और रिपोर्ट के मुताबिक जिस ओरेबा कंपनी पर पुल के मेंटेनेंस, ऑपरेशन और सुरक्षा का जिम्मा था उसने पुल की भार वहन की क्षमता को ताक पर रखकर 30 अक्टूबर को 3165 टिकट जारी कर दिए थे. बेल एप्लीकेशन के तौर पे हमने बताया नामदार कोर्ट को कि यहाँ प्राइमरी स्टेज पे ऊपर जो एफएसएल रिपोर्ट आया था उनमें पांच ऑफिसर्स की साइन थी. इसमें लिखा था क्लियर कट कि जो उनका जो रोप है वो मतलब वो रस्ट हो गया था
और बहुत लंबे टाइम से उनको मेंटेन नहीं हुआ था, उनका एंकल टूटा हुआ था, उसके ऊपर जो बोल्ट लगते हैं वो 3 इंच से ज़्यादा खुले हुए थे। दूसरी बात, देव प्रकाश सॉल्यूशन जो फैब्रिकेशन का काम करता है, उनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे, फिर भी उनको ये काम दिया गया। 29 लाख से ज़्यादा अमाउंट का जो काम दिया, उसमें डिसमेंटल शब्द का यूज हुआ है, मतलब ब्रिज जो है वो पूरा खोलकर उसको फिर से रिनोवेट करना है, ऐसा हमने नामदार कोर्ट को सबमिशन किया है। तो मोरबी हादसे पर एफएसएल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन जिस तरीके की लापरवाही बरती गई वो हैरान करने वाली थी। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। उस घटना स्थल पर खड़े हुए हैं जहां पर 30 अक्टूबर की शाम को 135 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। आप देख सकते हैं कि अभी जो यहाँ पे पूरी की पूरी घटना की अभी जो यहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, वो अलग अलग रिपोर्ट भी अब बाहर आ रहे हैं। उसमें भी यह साबित किया जा रहा है कि ये जो एफएसएलआर की जो लास्ट रिपोर्ट आई उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो केबल है, ये केबल पूरा का पूरा जंग लग चुका है और इसके टूटने की वजह से पूरा का पूरा पुल टूट चुका था। और यहाँ पे जो नटबोल्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी जंग लग चुका है। और इसके बाद एक ऐसा भी खुलासा हुआ है कि 30 अक्टूबर की शाम को 3165 लोगों की टिकट काटी गई थी। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे इस झूलता पुल को देखने के लिए आए थे, उस वजह से ये पूरे का पूरा घटना को अंजाम दिया गया।